हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सबरस मंच पर सबरस के फनकार की पॉडकास्ट सीरीज। श्री सबरस मुरसानी जी का हम स्वागत करते हैं। लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू आई लव यू। कमाल सर घर जा करके क्या जगा, अबे वो जाट तेरा जाट तो ऐसा जगह कैसे है? अरे कल नेता मेरे घर पे आयो। असल में जी मुझे तो रोना आ रहा है ऐसे नेताओं पर। काव्य का जो जीवन रहा, इसमें कोई ऐसा कवि है जिसको आप अपने बहुत करीब पाते हो, बहुत नजदीक मानते हो? नायक छोड़ करके तुरंत उसका कॉलर पकड़ा, मैंने कहा ओए शर्म नहीं आती है? इतनी बात बढ़ गई? हाँ, मैंने शर्म नहीं आती तुझे? ये आप सच्ची घटना बता रहे हैं? हाँ सच्ची घटना है ये। कहा रमेश मुस्कान ने, पूछ लो जा करके। बहुत बड़ा गुण है सर, और आपने बहुत बड़ी बात कह दी अपने श्रोताओं के लिए। कोई एक ऐसी दुनिया है जो किसी को नहीं पता। ये कार्यक्रम हो जाने दो आपका, बाद में बताऊंगा अच्छी तरह से। मैं उसे कविता करना, शायरी करना भुला दूंगा मैं। मतलब घटिया, इतना घटिया कवि है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हंसी सभी मर्जों की एक दवा है, और आज हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन ही कविता है। पूरे देश को अपने मंचों से और कविताओं से पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर करने वाले कवि, और कभी कभी बहुत गहरी कविताएं पढ़ने वाले, सोचने पर मजबूर कर देने वाले कवि, दिल को छू लेने वाले कवि, हास्य के महारथी श्री सबरस मुरसानी जी का हम सबरस के फनकार पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद असलम जी। और मैं अपने दर्शकों का, अपने श्रोताओं का, जो हमें आपके इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सर, बचपन में सबसे पहले या आपके शुरुआती दौर में अगर आपने कोई हास्य की कविता पढ़ी या किसी को हंसाया, तो उसका अवार्ड, उसका सम्मान आपको कब मिला था, कैसे मिला था? एक मैं बताऊं आपको, जो सबसे पहली कविता लिखी थी मैंने, वो उस समय जब मैं पढ़ता था तो हाँ, हमारे जो घर का बंटवारा होता है ना, चाचा ताऊ जो लड़ते हैं, तो वो लड़ रहे थे कि घर का बंटवारा करो, और हमें बहुत दुख हो रहा था। वो एक फावड़ा लेके आए और वो आंगन में वो खोदने लगे कि इधर ये बंटवारा हो रहा है हमारा। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा लगा। लिखी तो मैंने गुस्से में, लेकिन अब देखें कि मैंने जो है सबसे पहली जो 2 लाइन लिखी थी, ये थी मेरी, ये जो बंटवारा हो रहा है घर का, ये दूर हट जाए, ये दूर हट जाए, और घर का बंटवारा करने वालों तुम्हारा पांव इस फावड़े से कट जाए। हाँ, आपने क्या किया? एक गंभीर मुद्दा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, घर का बंटवारा होता है तो कितना दुख होता है बड़े बूढ़ों को। तो उस समय, लेकिन जब मैंने अगले दिन सुना है तब सब हंसे। बंटवारा हुआ नहीं फिर। अच्छा, वेरी गुड। तो सब हंसे करके बोले तुम्हारी 2 लाइन में, और देखो कितना बड़ा वो किया कि हमारा घर का बंटवारा रोक दिया। क्या स्कूल कॉलेज में मंच पर अभी कभी आपको कुछ सुनाने का अवसर मिला था? इसके बाद में फिर मुझे हास्य बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ काका हाथरसी थे, तो मैंने उन्हें बहुत सुन रखा था। और क्योंकि हाथरसी की थी तो वो सुनाते रहते थे, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। लेकिन मैंने अपनी जो शैली है, अपनी भाषा है, अपना हास्य है, वो अलग टाइप का रखा। लेकिन मुझे काका जी दुआ पढ़ते थे, तो मुझे उनका कुछ असर तो पड़ा शुरू में। जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य जी ने और एक सरस्वती वंदना की प्रतियोगिता रखी। सभी विद्यार्थी स्वरचित वंदना लिखें, किसी भी कवि या कवित्री की रचना को न लिखें, और जो अच्छा लिखेगा सबसे, उसे ये 4 लड्डू जो हैं मोतीचूर के, उस समय मोतीचूर के लड्डू के लिफाफे में मंच पर रख लिए, और सामने बैठ गए हमारे प्रधानाचार्य और 2-3 अध्यापक। बच्चे सब व्यस्त थे वंदना लिखने में, और मेरा ध्यान उन लड्डुओं पर था, मोतीचूर के लड्डुओं पर। कैसे भी मुझे मिले, मैं बहुत अच्छी कविता लिखूं। अब मुझ पर हास्य का प्रभाव था, तो मैंने बैठे बैठे उसकी तुरंत बाद और 2 लाइन लिखी। जब उत्तर पुस्तिकाएं
अध्यापक जी ने लेकर के और वो सुनाई, तो किसी ने लिखा कि हे सरस्वती माँ हमें तू ज्ञान दे, किसी ने लिखा कि हे श्वेतांबरा, और किसी ने लिखा कि सरस्वती मैया मैं वंदना करता हूँ तुम्हारी, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। जब मेरी कॉपी उनके हाथ लगी तो वो पहले हंसे तो पर लोग सोचे क्या कहने वाले हैं। बोले भाई देखो इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा है, चाहे कैसा विषय, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सुने तो उन्होंने पढ़ा कि हे सरस्वती मैया ऐसा वर दे, हे सरस्वती मैया ऐसा वर दे, और इन चारों मोती चूर के लड्डुओं को मेरे पेट में धर दे। और वास्तव में वो मोती चूर के 4 लड्डू मुझे मिले, लेकिन उस समय वो मोती चूर के जरूर होंगे, आगे चल करके वो मेरे वास्तव में हीरा जवाहर मोती चूर के लड्डू बन गए। मोती चूर के लड्डुओं का बहुत बड़ा योगदान है आपका कवि बनाने में। अच्छा सर, आपकी कविताओं में हास्य की मिठास कहाँ से आती है? समाज से, घर से, या खुद के कोई अलग ही अनुभवों से? देखो, जो व्यक्ति हंसता है और हंसाता है, जीवन में इससे बड़ा कोई मिठास नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं जैसा कि हास्य रस में लिखता हूँ, तो मेरा उद्देश्य है जो लोग मुझे सुने हजारों की संख्या में, यदि उसमें से 100 श्रोता भी जिंदगी में हंसने लगे, तो इससे बड़ा मीठा फल मेरे लिए कोई नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपसे कोई कहे कि ये सब मजाक है, चुटकुला है, फालतू की बातें हैं, ये अच्छा नहीं है, तो आपका ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब होता है? तो मैं कहता हूँ हास्य रस है, ये सबसे बड़ा रस है, इससे बड़ा कोई रस नहीं है। बेशक बेशक। और जब हमें ध्यान है, और आज भी ध्यान है हमें, जो हास्य का सबसे बड़ा जादूगर होता है, हास्य का कवि होता है, चुटकुलों का हो, किसी का भी हो, और सबसे बड़ा देश का हास्य रस का जो कवि है, वो आज भी मंच पर राजा की तरह बीच में बैठता है, और बाकी रस के लोग इर्द गिर्द होते हैं। अच्छा, तो हास्य रस उसकी दृष्टि में हो सकता है, 100 श्रोताओं से 2 श्रोताओं की दृष्टि में हास्य रस ऐसा लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, वैसे ठीक है। देखो, जब समाज दुखों से घिरा हो और परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हो, उसके जीवन से हंसी गायब हो गई हो, और उस मौके पर आप जैसे कवि की कविता सामने उनकी स्क्रीन पर आ जाए या मंच पर आपको सुनने को मिल जाए, और उनका तो जीवन गदगद हो जाता है, हंसने का मौका मिल जाता है। आजकल हंसने का अवसर गायब हो चुके हैं पूरे के पूरे, और आप जैसे कवियों ने ही ये अवसर मेरे ख्याल से बरकरार रखे हुए हैं। आज मोबाइल का युग है, आपने देखा होगा, हर आदमी सेल्फी लेता है, हर आदमी सेल्फी लेता है, फोटोग्राफर भी जब फोटो खींचता है तो बस एक ही बात है, जरा हंसी है भाई चेहरे पर, जरा मुस्कान लाइए, स्माइल प्लीज। और वो देखो इतनी एक चुटकी देर में हंसने से और कितना अच्छा फोटो आता है। और यार जीवन भर के लिए आदमी जीवन भर हंसे ना, तो जीवन भर उसे प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो हंसना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मन से काव्य पढ़ रहे हैं और हास्य की कविता पढ़ रहे हैं, और दर्शक बेहद हंस रहे हैं आपकी कविता को सुन करके, और आपको लोगों को रोकना पड़ा, भाई थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं लोग बाहर? मुझे एक घटना याद आ रही है। हाँ। उत्तराखंड में जो जहाँ से गंगा जी आती है, गंगोत्री से, और विहंद बांध है जहाँ, वहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़ पर और एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर पर उस पहाड़ में गर्मियों के दिन में और खुले में कवि सम्मेलन कराया गया। अब वो समतल नहीं था, पहाड़ था, कहीं ऊंचे वो थे पत्थर, कहीं ढलान था, कहीं गड्ढे थे, लेकिन पूरा माहौल अच्छा था, श्रोता भरे हुए थे। मेरा नंबर आया, मैंने शुरू किया, तो 10 मिनट के बाद में क्या देखा, वो उस पहाड़ी पर से जो पत्थर पर श्रोता बैठा था, और वो इतना हंसा कि अपना बैलेंस नहीं बना सका, और वो नीचे लुढ़कता नीचे। वो तो अच्छा हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर था, वो वहां से आकर रुक गया, और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे। और मैं कह रहा, सुनो भाई देखो उधर लुढ़क गया है, लेकिन लोग हंस रहे।
और कुछ लोग उसे वहां से उठा के लाए, वो मेरे सामने बिठाया और खड़ा होकर बोला, सर जी मेरे प्राण निकल जाएंगे, इतना मत हंसाओ। तो मुझे वो एक घटना, खास लम्हा था आपके वो कोई सुनने लगा, वो मुझे बहुत कि आपने दिल इतना में ज्यादा हंसा दिया कि लोगों को आपको रोकना पड़ा है। आपको लगता है कि हास्य आज के टाइम में सिर्फ एक मनोरंजन है या समाज को किसी प्रकार का आईना दिखाने का जरिया भी है? दोनों चीज है। मनोरंजन बहुत जरूरी है जीवन में, मनोरंजन नहीं है तो जिंदगी नीरस होती है। बेशक बेशक। तो हास्य बहुत जरूरी है, और हास्य में एक तो होता है विशुद्ध हास्य, केवल श्रोता हंसता है, अच्छा लगता है उसे, और एक होता है व्यंग, व्यंग, हास्य के साथ व्यंग होता है, वो किसी देश की परिस्थिति पर, राजनीति पर, संस्कारों पर वो जो है प्रहार करता है और वो चुभता है दिल में, और वो कहता है ऐसा कुछ और सुनाइए अभी, उसे इतना अच्छा लगता है वो हास्य जो व्यंग होता है। तो शिक्षा मिलती है, और हास्य, मनोरंजन और शिक्षा दोनों का समायोग हास्य होता है। सर बहुत अच्छी बात है। मतलब हास्य मनोरंजन का जरिया भी है और समाज को सीख देने का जरिया भी बन सकता है, मतलब अगर उसका सही व्यंग में प्रस्तुतिकरण किया जाए। सही ठीक है। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि अगर कोई किसी के मन पसंद की कविता नहीं पढ़ रहा, क्योंकि दर्शक, हम सब तरह के दर्शक होते हैं, देखने वाले, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पढ़ रहे हो और किसी को बुरा लगा और आपको रोकना पड़ा, या आपने माफी मांगी उस कविता के लिए? असलम जी भाई, ये हर जगह ऐसा होता है, हर जगह कहीं भी कवि सम्मेलन हो रहा हो तो निश्चित है तो एक दो आदमी उसमें ऐसा निकलता है। और क्योंकि कवि जो है वो राजनीति पर कविता पढ़ता है, नेताओं पर, लेकिन किसी नेता की बुराई करना भी अच्छी बात नहीं है, पर जो नेता देश के लिए घोटाले कर रहे हैं और जनता को ठगते हैं, देश को लूट रहे हैं, यदि उनके प्रति किसी भी पार्टी का नेता ऐसा करता है तो कभी इसको सुनाता है और नाम लेके सुनाता है कि ये जेल से छूट गया है, दोबारा वोट मांग रहा है, और उस पार्टी का नेता और उस पार्टी का कार्यकर्ता जो श्रोता है वहां बैठा हुआ है, वो उसे सहन नहीं कर सकता, उसे बुरा लगेगा। यदि मैंने भी ऐसे ही एक ऐसे नेता पर मैं कविता सुना रहा था, तो सामने एक श्रोता खड़ा हुआ मेरे सामने यूं घूर के देख रहा, तो मैंने कहा ए भाई साहब बैठो, आप सामने खड़े क्यों हो, बैठो ना। वो नहीं बैठ रहा। फिर मैंने दोबारा कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप बैठ क्यों नहीं रहे हो, अच्छा मुझे कहो ना, मुझसे क्या कहना चाहते हो। मतलब तो खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है बस। और मुझे बोला, मैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बताओ क्यों खड़े हो। वो मुझसे बोला, जो तुम मुझसे कह रहे हो ना, बैठ जाओ, तो मैं भी तुमसे वही बात कहना चाहता हूँ। तब मेरी समझ में आया ये उसी का भक्त है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। उस नेता का भक्त है, जो है उसके किए हुए कर्मों, बुरे कार्यों की ये सुन नहीं पा रहा, नहीं सुन सकता, सहन नहीं कर पा रहा उनकी बुराई। तो ये सब जगह होता है, क्योंकि राजनीति तो ऐसा हो जाता है, राजनीति तो सब जगह, चाहे कवि हो, चाहे देश हो, चाहे घर हो, परिवार हो, सब होता है। सर मंच पर आप सब रस दिखाते हैं और आपका नाम भी सब रस है। ये आपका एक्चुअल रियल नेम है या फिर सबरस नाम पढ़ने की क्या कहानी है, कैसे आपका नाम सबरस पड़ा? हाँ, मेरा नाम कोई नहीं जानता है देश में। देश में, मेरे गांव में नहीं जानते हैं मेरा नाम, केवल मेरे रिश्तेदार जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं 7-8 साल आपके साथ रहा शुरुआती दिनों में, मुझे 7-8 साल तक आपका नाम नहीं पता चला था। वो तो हमने एक बार एक संगठन रजिस्टर्ड कराया था, उसमें आपका एक पद था, उस पद के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे तब मुझे पता चला आपका ये असली नाम है। मैं तो जान चुका था, लेकिन मुझे जानने में 7 साल लगे। आपके जो दर्शक हैं, जो आपको 50 साल से सुन रहे हैं, उनको आज भी आपका असली नाम नहीं पता है, तो क्या आप उन दर्शकों को अपना असली नाम बताना चाहेंगे? दर्शकों को नहीं, वो तो श्रोता के रूप में। वो सबरस नाम पढ़ने की कहानी क्या है, क्या रोचक कहानी? मैं दरअसल में, मेरा नाम
जयपाल सिंह चौधरी है। अच्छा अच्छा, हाँ। जयपाल सिंह चौधरी। और उसमें भी मैं जाट हूँ, है ना। चौधरी। हालांकि मैं जाट और एक ब्राह्मण बनिए जातवाद मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम जयपाल सिंह है और मैं छोटे से गांव में रहता था। मेरे यहाँ खेती होती थी, इसलिए चौधरी है। हम जाट हैं, लेकिन जातवाद से दूर रहते हैं, क्योंकि जो कवि होता है वो कभी भी किसी धर्म जातवाद के चक्कर में नहीं होता। वो देश को जोड़ता है, देश को तोड़ता नहीं है। तो अब ये जो मेरा नाम सवरस मुर्सानी जो पड़ा ना, वो किसने रखा वो बताऊंगा। हाँ हाँ, बताइए। जब हम पढ़ते थे तो ये नाम स्कूल में ही पढ़ गया था, कभी बनने से नहीं, नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा था। हाँ। ये नाम मेरा मंच पे पढ़ते थे? नहीं, मंच पे नहीं पढ़ा। ये नाम मेरा पढ़ा, मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में बच्चों के कार्यक्रम में जाता था। अच्छा। हर इतवार को बच्चों का कार्यक्रम होता था, बाल गोपाल कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में अधिकांश हमारी उद्घोष का थी अचला नागर। अच्छा, अचला नागर। हाँ, जो बहुत बड़ी लेखक हैं, बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। संवाद और उनका गीत भी, उन्होंने कहा मैं दिल के अरमा आंसू बह गए, उनकी वो फिल्म थी। और उनके पिताजी जो थे ना, वो देश के बहुत अमृतलाल नागर। हाँ, अमृतलाल बेटी। मैंने उनके नाम से लखनऊ रेलवे स्टेशन पे एक लाइब्रेरी भी देखी है। अचला नागर उनकी बेटी है, और वो करती थी उस समय वो उद्घोष क्या थी, वरिष्ठ उद्घोष का। तो वो बच्चों का कार्यक्रम में वो भी आती थी, और ड्यूटी बदलती थी। कभी इतवार को सत्यदेव आजाद आते थे, किसी में श्री कृष्ण शरद, वो भी सही वरिष्ठ थी उस समय सब, और राधा बिहारी गोस्वामी। तो एक रविवार को राधा बिहारी गोस्वामी आए का बच्चों के कार्यक्रम में, और हमसे बोले भाई सुनाओ, क्या सुनाओगे। तो हमने जो है 2 लाइन की एक कविता सुनाई और 2 चुटकुले सुनाए। तो वो बहुत हंसे, और कार्यक्रम के बाद में हमसे बोले तुम ऐसा करो ना, तुम अच्छा लिख रहे हो और चुटकुले भी बहुत अच्छे सुनाते हो, और तुम्हारी शैली भी बहुत अच्छी है, तो तुम कवियों की तरह अपना नाम रख लो। जैसे हमारे पंत जी थे, निराला जी थे, वो यानी कवि जो अपने नाम के उपनाम लगाता है, तो ऐसा नाम रख लो। मैंने कहा गोसाई जी आप ही मेरा नाम रख दो। तो मुझसे बोले तुम कौन से रस की कविता लिख सकते हो। मैंने कहा मैं सब रस की कविता लिख सकता हूँ। बोले ठीक है, आज के बाद में तुम सब रस हो गई, तुम्हारा नाम सबरस है, और तुम मुरसान में रहते हो तो सबरस मुरसानी हो। जैसे काका हाथरसी थे ना, तो हाथरस में रहते थे, वो काका हाथरसी हुए, तो मुरसान में रहते हो, सबरस मुरसानी है आज से तुम। तो ये नाम आपका बचपन में पड़ गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक महान साहित्यकारों ने आपको ये नाम रखा है ना। वेरी गुड सर। अच्छा सर, अगर आपको सिर्फ किसी एक कविता से अपनी जीवनी को बताना हो तो कौन सी कविता होगी? क्या आपने कभी ऐसी कोई कविता लिखी है जो अपने ऊपर आपने लिखी हो, जिसमें आपके रंग दिखे हों, जिसमें आपका जीवन दिखा हो, जिसमें आपका खुद का एहसास लोगों के सामने नजर पड़ा हो कभी? नहीं, दरअसल क्या है, श्रोताओं को क्या मतलब है, कौन कवि कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, वो तो अपने मनोरंजन के लिए आया है, वो क्यों करेगा, तुम फालतू बातें कर रहे हो। हर कवि अपनी पुस्तक छापता है, अपना जीवन परिचय छापता है, तो वो विषय अलग है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा सर, आपने देश में बहुत सारे मंच किए हैं, और मुझे नहीं लगता देश में कोई बड़ा कवि या छोटा कवि आपके ऐसा बचा होगा जिसके साथ आपने मंच नहीं किए होंगे। तो कोई किसी मंच की ऐसी एक रोचक कहानी या अजीब सा हादसा जो आपको आज भी याद आता हो, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? असलम जी, ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मैं इसके बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ। मेरे कविता काल में मेरे साथ मैंने ऐसे मंचों को देखा है जो किसी घटनाएं हुई हैं। अब उसने घटना कहो या दुर्घटना कहो या बुरा कहो अच्छा कहो, वो दर्शकों को छोड़ देते हैं, दर्शक उसको क्या मानेंगे। आप बस वो किस्सा साझा करिए। तो हमारे कवि गोपाल दास नीरज विख्यात क्या विश्व विख्यात थे, कौन नहीं जानता। नो डाउट। गोपाल दास नीरज का नाम ही काफी है। उन्होंने आगरा में सूर्य सदन में एक कवि सम्मेलन कराया था। उसमें देश के जाने माने कवि आए थे,
और उसका संचालन कर रहे थे कुमार विश्वास। इधर रमेश मुस्कान बैठे थे और इधर पवन आगरी बैठे थे और कुछ कवि और थे, मैं भी उनके पास बैठा था। कुछ शायद कवि इस देश में ऐसे हैं कि वो मदरा के बड़े स्नेही होते हैं। हाँ। जब तक यूं नहीं कर लेंगे वो पढ़ेंगे ही नहीं। अब मंच अच्छा चल रहा था तो जो कवि जमता था वो एक कवि थे, महान शायर थे, वो इंदौर साइड के थे। मैं अच्छा, नाम क्या बताऊं, तुम खुद समझ पाओ। बताने की जरूरत नहीं है कि इंदौर में कौन महान है, ये तो अपना आप पता चल जाता है। वो बहुत बड़े शायर थे इंदौर की साइड की। तो अब वो यूं करके अपना कार्यक्रम पहले से ही, और ऐसा लग रहा है टुल्ल होके बैठे। कभी जमता तो उसे कुमार विश्वास के काम कहते, रमेश मुस्कान से कहते, पवन आगरी से कहते, ये किसने बुला लिया है यार, ये क्या पढ़ रहा है, ये नीरज जी ने भी किस किस को बुला लिया है। और वो हर कवि तो ऐसा कर रहा था, ऐसा आपके बारे में कर रहा था कवियों को। वो अपने को समझता था कि मैं ही आज इस मंच पर, कोई है ही नहीं है। वो होगा तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन तुम दूसरे कवियों को हुट करने का क्या अधिकार है। तो मैंने तुरंत ही, जब मेरे नंबर से पहले मैंने कुमार विश्वास से कहा और रमेश मुस्कान से मैंने कह दिया पहले, मैंने देखो भाई ये 3 कवियों को तो हुट करने की चेष्टा कर रहा है, हुट करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अब सब गाली बोलता है ना तुमसे धीरे धीरे, ये अच्छा नहीं कर रहा है। यदि इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो मैं इसे तुरंत बता दूंगा। अब खैर मेरा नंबर आया, मैं मंच पर पहुंचा तो मैं जम रहा था। जब ज्यादा जमने पर आया तो उसने पीछे से वही मतलब घटिया शब्द और वो कुमार विश्वास के कान में और इनमें कहने लगा। मैं सुन रहा था तो मैंने माइक छोड़ करके तुरंत उसका कॉलर पकड़ा। मैंने कहा ओए शर्म नहीं आती है? इतनी बात बढ़ गई? हाँ, मुझे शर्म नहीं आती तुझे? ये आप सच्ची घटना बता रहे हैं? हाँ, सच्ची घटना है। ये कहा रमेश मुस्कान ने, पूछ लो जाकर के, पवन आगरी हैं और कुमार विश्वास हैं। कुमार विश्वास ने तो मुझसे फोन करके भी पूछा था कि तेरा जाट इतना क्यों जगा, कैसे जगा? अच्छा। कोई भी कवि हो, जाट से क्या मतलब होता है? सम्मान असम्मान की स्थिति में कोई कवि सहन नहीं कर सकता किसी को भी। अब उसने वो एक तो चल हुट कर रहा है, पर ये जो घटिया शब्दों का प्रयोग करना, गाली टाइप के शब्दों का, उन्हें मुझे शर्म लगती है बोलने में उसने क्या कहता है कवियों को। तो फिर क्या हुआ था? तो मैंने वही माइक छोड़ करके तुरंत कॉलर पकड़ा उसका, हमने कहा ओए फूट यहाँ से चल। तो वो अपनी अटैची उठा के तुरंत सूर सदन से नीचे उतरा और भाग गया और फोन उठाया, फोन कर रहा और पता नहीं क्या क्या किसी को फोन कर रहा था। और वो नीरज जी मेरे पास उठ करके आए और मुझसे बोले बेटा तुमने मेरा कार्यक्रम फेल कर दिया, कार्यक्रम बिखर गया मेरा। तो मैंने कहा दादा वो बदतमीजी कर रहा था, उल्टी सीधी माँ बहन की गालियां दे रहा था, आपको भी मुझको भी और जो जम रहा था उसको भी, और पी करके टुल बैठा था। अब नीरज जी क्या करते? फिर बोले देखो भाई अपना ही है, ऐसा मत करो, इस कार्यक्रम को हो जाने दो। अब वो उसे लेवाने गए तो वो नहीं आ रहा। नीरज जी बोले भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप बुरा क्यों मान रहे हो? नीरज जी बोले नहीं जाऊंगा मंच पर, जब तक वो कभी मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। नीरज जी मेरे पास आके बोले वो बेटे वहां का कवि हमारा मेहमान कवि है, हम तुम तो घर के हैं, क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, उम्र में भी छोटे हो। मैंने कहा नीरज जी तुम क्षमा मांगने की बात कर रहे हो, ये कार्यक्रम हो जाने दो आपका, बाद में बताऊंगा अच्छी तरह से। मैं उसे कविता करना शायरी करना भुला दूंगा मैं, मतलब घटिया, इतना घटिया कवि है। तो नीरज जी कुछ नहीं बोले। और फिर नीरज जी के जो बेटे हैं शशांक प्रभाकर, वो मेरे पास आए कि भाई साहब ऐसा है कि आपका काव्य पाठ हो गया और आप अपना लिफाफा ले लीजिए। और फिर मैं उसे बुलाता मंच पर। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, मेरा काव्य पाठ हो गया, मैंने अपना लिफाफा लिया, मैं अपना झीने से उतर के सूर सदन से उतर आ गया और उन्होंने फिर वो उसको तब बिठाया, पता नहीं क्या हुआ होगा। अच्छा, मतलब उसके बाद कार्यक्रम हुआ था? वो क्यों नहीं होता, वो मेरे से कहता था ना। अच्छा, आप मुझे लग रहा है
कुमार विश्वास के साथ भी काफी मंच साझा किए हैं, और जैसा अब इसमें संचालक थे कुमार विश्वास। कुमार विश्वास से घर जा करके क्या सका, अबे वो जाट, तेरा जाट तो ऐसा जगह कैसे है। तो मुझे भी आज तक उस बात की याद आती है। और ये विषय मतलब यही नहीं रहा, ये सारे कवियों में फैल गया। और वही कवि जिसने मुझसे ये कहा था, जो हमारे अभिनेता मनोज कुमार हैं। बहुत बड़ी घटना है सर, ये पूरे देश को, अगर आज सोशल नेटवर्क का उस टाइम इतना जलवा होता तो आज ये वायरल होने वाली बात थी। बहुत बड़ी नहीं, उसके 2 महीने बाद ही कानपुर में हमारे जो मनोज कुमार जो है फिल्मी कलाकार हैं और राजनीति, तो वो बहुत बड़े नेता भी हैं। तो मनोज जी ने कानपुर में कवि सम्मेलन कराया था, उन महोदयों को भी बुलाया और मुझे भी बुलाया। और वो लेट आए, थोड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया था, मैं बैठा था, जल्दी में आकर के मेरे पास बैठ गए। और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, तो मैं समझ में ठीक है। फिर आपकी गहरी बन गई, दोबारा नहीं बनी? गहरी क्या मतलब, ये सब चलता है मंचों पर, क्या किया जाए। सर जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा जमाना है। और आप आज सोशल मीडिया पे भी आप सभी को सुनते हैं, और मंच पर जो लाइव मंच होता है वहां पर हास्य की स्थिति क्या है, और आप ये सोशल मीडिया को हास्य कविताओं के लिए किस तरीके से लेते हो, कैसे देखते हो आप ये सब? असलम जी, आप सोशल मीडिया की बातें छोड़िए, वहां पर कोई किसी को शर्म नहीं रही है। कवि हो, कलाकार हो, डांसर हो, गायक हो, रील बना रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बीट चाहिए और पैसे के लालच में। और माँ सुन रही है, बहन सुन रही है, बाप सुनना है, और कविता को, गीत को, डांस को, और निर्लज्ज हो जाते हैं। यानी यहाँ तक गिर जाते हैं, गिर रहे हैं लोग। कोई भी हो, कलाकार, कैसा भी कलाकार हो। तो सोशल मीडिया के बारे में ये सब बहुत इतना बड़ा विषय है कि हम रात कल तक हो जाए तो नहीं बता पाएंगे। अब रही बात मंचों की, मंचों पर हंस की वो स्थिति है, स्थिति तो वही है, लेकिन मंच पर आदमी थोड़ा सा झिझकता है, और श्रोता भी से नहीं पढ़ने देंगे। जब ऐसा पड़ेगा तो उल्टा सीधा थोड़ा डर रहता है। हाँ, डर रहता है। लेकिन फिर भी कुछ कवि दो अर्थी हंस पढ़ते हैं, फूहड़ हंस पढ़ते हैं, अश्लील हंस पढ़ते हैं जब, तो भाई दुख तो होता ही है। क्योंकि हम कवि हैं, कोई भी रस पढ़ें तो हम समाज को दिशा दें। मुझे ये कतई पसंद नहीं है हास्य से किसी धर्म का उपहास करो, किसी देवी देवता का उपहास करो। मैंने कसम खा रखी है, मैंने जीवन में कभी भी ऐसा हास्य, फूहड़पन, अश्लील और ये नहीं पढ़ता हूँ। मैं जो हंस पढ़ता हूँ, मेरे हंस को सामने बहन, बेटी, माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुल करके हंसते हैं। विशुद्ध हंस पढ़ता हूँ मैं। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि मंच पर ऐसे हास्य कवियों को बुलाना बंद करें जो अश्लील पढ़ते हैं, फूहड़ पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, न बुलाया जाए। अब रीच का जमाना है, सबको सोशल नेटवर्क पर रीच चाहिए, और ऐसी चीजों को सोशल तो नेटवर्क पर रीच मिलती है, उसके लिए सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, इन पर अंकुश लगना चाहिए, ये एक बढ़िया चीज नहीं है। अच्छा, जैसे कि सर मंच पर आप सब रस अक्सर सुनाते हैं, और उनमें आपका एक मुख्य रस है। मंच पर आपको सब जानते हैं कि आप हास्य कवि हैं और हास्य के आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी निजी लाइफ में भी क्या आप इतने ही मस्त मौला हैं जितने मंच पर दिखते हैं? असलम जी, ये जो है सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया भी है और है भी बढ़िया है। मैं मंच पर जो दिखता हूँ वो वास्तविक जिंदगी में नहीं दिखता। वास्तविक जिंदगी में मैं सीरियस रहता हूँ। मैंने भी आभास किया है, मैं अक्सर और मैं आपको देखता बताऊँ, मैं अपने गम बेचकर दूसरों को हंसाता हूँ, अपने गम भूल कर अरे वाह, दूसरों को हंसाता हूँ। बहुत गंभीर बात बोल दी। मेरे ऊपर कितने भी कष्ट हो और कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में मैं अपने श्रोता को हंसता मुस्कुराना देखना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा गुण है सर, और आपने बहुत बड़ी बात कह दी अपने श्रोताओं के लिए। मैंने भी देखा है आपको, क्योंकि मैं मंच पर आपको बहुत मस्त मौला देखता हूँ और एक अलग ही अंदाज आपका मंच पर दिखता है। लेकिन जब आपको हम मंच के पीछे देखते हैं, आप एक बहुत गंभीर और सीरियस व्यक्ति नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी दुनिया है जो किसी को नहीं पता। आपके हास्य की कला तो सबको दिखती है,
लेकिन आपकी गंभीरता किसी को नहीं दिखती है। क्या आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, अपनी जो आपकी लाइफ है उसके बारे में? जीवन है सबका, जीवन सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हाँ हैं। बिल्कुल, जीवन का असली मजा भी तभी है। सफल आदमी वही है जो हर परिस्थिति में और अपने को संभाल लेता है और परिस्थितियों से लड़ता रहता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। मुझे जीवन में कुछ भी आओ, कितने भी कष्ट आओ, मैं शांत होकर के सहन करता हूँ और सबको यही करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। लेकिन चेहरे पे मुस्कान बने रहे हैं आपकी तरह। आते जाते रहते हैं। और मैंने तो अपना नाम ही पूरा रख दिया, सवरस ही जीवन है ना। तो ये सुख दुख सवरस की छाँव है। तो सवरस ही जीवन है। तो मेरा नाम सार्थक है, सार्थक हुआ मेरा नाम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या कुछ लाइन सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आपकी जो बहुत पॉपुलर कविता हो, जो आपकी एक अच्छी पॉपुलर कविता तो हो? क्या है, कोई कविताएं तो सबकी पॉपुलर होती हैं। हास्य, लेकिन मैं हास्य नहीं, मैं हास्य सुनाता हूँ। तुम मुझसे किसी रस में सुन लो, श्रृंगार में, वीर रस में, और तुम्हें हास्य में, गीत में, कुछ भी वो सुन तो लो। ठीक है, आपको हास्य ने जो पहचान मैं दी, वो किसी क्योंकि और ने नहीं मैं दी। हास्य रस विशेषज्ञ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर होता है ना, वो हर चीज मर्ज की दवा देता है। अब इसका एक इम्तिहान है हमारे दर्शकों को, आप 2 मिनट में 3 मिनट में हंसा कर दिखाएंगे सर। हाँ। अब मुझसे कहेगा वीर रस में कुछ सुनाइए। हाँ। 2 लाइन देखो वीर रस की दे रहा हूँ। हाँ। वीर रस की भी हास्य में है। अरे वाह, अरे वाह। एक दिन हमारी पत्नी ने शुरू किया हम पर बेलन घुमाना। हाँ। एक दिन हमारी पत्नी ने शुरू किया हम पर बेलन बेलन घुमाना। हमारे पड़ोसियों ने चाहा हमको बचाना। हाँ। हमने कहा हमें बचाने कोई मत आना। हाँ, हम अपनी जगह पर डरते रहे और हाँ। पत्नी के बेलनों से खूब पिटते रहे। हाँ। इसका क्या कारण है? ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे वाह वाह वाह। हाँ, इससे बड़ा वीर पत्नी की कहानी है, वीर पत्नी के सामने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी ये पत्नी का शब्द जो आपने जोड़ा है, पत्नी से पिटते रहे, इससे मुझे एक बात याद आई है कि आपने कभी पत्नी पर कोई कविता पढ़ी है, पत्नी पर कोई कहानी बनाई है, कोई ऐसा कविता जो आपकी? असलम जी, कौन कवि पैदा हुआ है इस ब्रह्मांड में जो पत्नी के सामने डट जाए और पत्नी को खुश कर दे और पत्नी पर कविता लिख दे? कोई कवि आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है। क्यों? वो घर की शेरनी होती है और कवि होता है। तो कवि जो है, तो मतलब आप हास्य विशेषज्ञ घर में आकर के फेल हो जाते हैं, मंच पर आप हास्य विशेषज्ञ, पत्नी के सामने मेरे नहीं होते। हाँ, पूरे विश्व के कवि हो जाते हैं। तो पत्नी को हंसाने में असमर्थ रहते हैं ये कवि लोग हैं। हास्य पत्नी जो है, पति को हंसते हुए देख लेना, समझ लो संकट आने वाला है कोई। लेकिन मैंने एक चीज देखी है सर, पत्नी पर कविता तो आपने लिखी है, पत्नी पर कविता आपने लिखी, तो आपकी बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छी कविता, वो लोगों को बहुत गुदगुदा। और हाँ, इसमें मेरी पत्नी मुझसे खुद कहती है जब वो टीवी पर देखती है, और वो कहती है कि ये तो वो कविता सुना लीजिए। नहीं, ये तो मेरे पे कविता लिखते हैं और मुझे कविता सुना के लोग हंसाते हैं। फिर वो मुझसे कहती है क्या कहिए तुम जो कमा रहे हो ना, जो कमा के लाते हो, सिर्फ मेरे नाम का खा रहे हो। अच्छा। हाँ, मेरे नाम से खा रहे हो मंच पर। मेरे नाम से कविता बना के हंसा करके, तब मैं कहता हूँ सच है। मैं क्या, देश का हार्क सुरेंद्र शर्मा तक जी, देश के महान कवि, पत्नी के ऊपर हंसा के पत्नी के नाम से खा रहे हैं, तो मेरा क्या हुआ भाई? अच्छा सर, वो कविता कौन सी है जो आपकी है लेकिन उस पर कॉपीराइट आपकी पत्नी का है? जैसे कि आप अभी बता रहे हो कि मेरे नाम पर कमा खा रहे हैं, मानी अधिकार तो उसने अपना जमा लिया है। वो कविता आप प्लीज आप हमारे दर्शकों को एक बार वो कविता सुना दें। मैंने मेरी पत्नी मुझे बोली तुम फालतू बातें लिखते रहते हो, लोग कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, और तुम जो फालतू बातें लिखते हो, तुम्हें दम है, कवि हो, तो मुझ पर श्रृंगार रस का गीत अच्छा लिखो, सुनाओ। मतलब हास्य कवि से श्रृंगार रस की डिमांड कर डाली पत्नी। तो मैं तो श्रृंगार भी हंसना ही पड़ूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने उसे सुन, मैं तेरे लिए एक श्रृंगार की कविता सुना रहा हूँ, मुझे सुनाओ। तो मैंने सुना, सुन कि महाकाली मैया सी तू
अरे उसका वाह, रंग वाह, सांवला है थोड़ा। हाँ, ये याद आया आपकी, ये वो कविता है जो वाह वाह क्या बात में भी आपने अरे शायद वाह, पढ़ी थी। सब जगह बहुत होती है। वायरल और कविता वाह वाह थी। भी कहे हाँ तो सब जगह वाह वाह ही होती है इस कविता हाँ हाँ पर। हाँ हाँ सर प्लीज। तो मेरी जो पत्नी है तो सांवले रंग की है, तो मैंने उसकी रूप की प्रशंसा की कि महाकाली मैया सी तू, श्याकाली कढ़ैया सी तू, बर्रसी तू, ततैया सी तू, मरखनी ए गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू, आई लव यू। तो मुझे तो आप श्रृंगारी सुनेंगे तो मैं हास्य नहीं सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर आपके साथ। और आपका कोई ऐसा काव्य का जो जीवन रहा, इसमें कोई ऐसा कवि है जिसको आप अपने बहुत करीब पाते हो, बहुत नजदीक मानते हो और आप उससे सब डिस्कशन करते हो? और क्या लगता है कि काव्य में जो कवि लोग होते हैं वो सब एक पारिवारिक दोस्ताना रहता है? आपके साथ ऐसा किन कवियों के साथ दोस्ताना है? मेरा वैसे तो मेरे तो सभी कवि मित्र ही होते हैं, दोस्ताना ही होता है, लेकिन जिनके साथ बहुत शांति मिले, हाँ। मन खुश हो, वो अच्छे मित्र होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे मित्र की यही पहचान होती है, तो क्यों उसे सामने जाते ही और मन को सुख मिलता है, आराम मिलता है, खुशी होती है। तो मैं ऐसे लोगों को अपना मित्र जरूर बनाता हूँ। इनमें कुछ मेरे विशेष हैं, हमारे विनी चौहान हैं, देश के जाने माने कवि, वीर रस के बहुत बड़े कवि, वो हमारे मित्र हैं। और उसमें हमारे प्रवीण शुक्ला जी हैं, हमारे जो है कुमार विश्वास जी हैं, और कई ऐसे बड़े लोग हैं। हालांकि नए जो कवि आ रहे हैं नवांकुर, उनमें भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं तो सब में घुल मिल जाता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब सही जीवन है। तो मैं छोटा हो बड़ा हो और कितना भी पुराना कवि हो, कितना भी नया कवि हो, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहता हूँ जिनका व्यवहार अच्छा है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ। इसमें कई मैंने नाम बताए, कई ऐसे मेरे। ये तो बहुत मैंने देखा आपका बहुत सारे जितने भी देश के नामी गिरामी कवि हैं, सबके साथ आपने मंच किया है और सबके साथ आपने प्रोग्राम किए हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे सब बातचीत करके और मजा आया हमें। लेकिन अगर कोई रोचक कहानी आपकी अभी बच रही हो तो क्या आप वो बताना चाहेंगे? रोचक कहानी तो कई है, लेकिन एक बहुत अच्छी मैं रोचक कहानी बताता हूँ। क्योंकि आपने जो अभी गंभीर कहानी तो बता दी थी, एक रोचक कहानी बहुत जरूरी है। दरअसल में असलम जी इतनी रोचक कहानी है। मथुरा औरंगाबाद ये गांव है। जब शुरुआत थी हमारी, जब फोन नहीं थे, कैसे भी फोन नहीं थे, केवल पत्र आते थे। और एक जो व्यक्ति थे औरंगाबाद में का सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म दिवस पर कौशल मिलन हो रहा है, तो कार्ड आते थे 10 दिन 15 दिन पहले, महीना पहले आने में टाइम जाने लगता था उत्तर देने में। तो आप सादर आमंत्रित हैं। उसने कई कवियों को, अच्छे अच्छे कवियों को, और उन्होंने चिट्ठियां डाली, पोस्ट कार्ड, सब कवि वहां पर पहुंचे। तो मतलब उस टाइम कवियों को फोन तो करके बुला नहीं सकते थे, पत्र जिन कवियों को बुलाना होता था। उस समय ये भी नहीं पता था कि कवि क्या लेते हैं, क्या बातें करें। गांव में कौन जानता है, बड़े शहरों में चलो ऐसा होता होगा, लेकिन गांव में नहीं जानते थे। नहीं, अगर कोई कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करा रहा है तो वो कवियों को बुलाने के लिए पत्र भेजते थे। हाँ, पोस्ट कार्ड, चिट्ठी लिखे होते थे। उस समय पोस्ट कार्ड को पहुंचने में 5-6 दिन लगते थे। 5-6 दिन का जवाब देने तो उस पोस्ट कार्ड को ही महीनों पहले से पोस्ट कार्ड आता, उसी को आप आमंत्रण समझ लेते थे। हाँ। तो क्या है सर, ये जरूर बताइए, क्या किस्सा है? अब उसने बुला लिया गया हमारे यहाँ पर सुमित्रा, तो उसने हमें बुला लिया। सब कवियों को पत्र लिखा कि पंत जी के जन्म दिवस पर कवि सम्मेलन है, आप आइए। मथुरा औरंगाबाद मथुरा जिला में गांव था। कवि पहुंच गए। कवि जब पहुंच गए, कितने कवि थे सर? थे 8-9 कवि थे। अच्छा। तो उसमें हमारे देवकी नंदन कोहिया थे, मुरारी लाल मूसल थे, पदम अलवेला थे, हीरालाल चमन थे, मामा हाथरसी थे, मैं था। बहुत कवि थे उस समय, सारे बहुत पुरानी कवि, बहुत पुरानी बातें हैं ये। मोबाइल थे नहीं, तो लोग जानते थे, बड़े खुश होते थे। महीनों पहले चिट्ठी आ जाती थी। अब वहां पहुंचे तो जो कवि पहुंचता, आयोजक का नाम पूछता कि कहाँ है, ये वो है, तो लोग जो है चुप हो जाते, बताते नहीं।
उसका नाम सुनते उसके नाम बुलाया, सुनते ही। हाँ कि भैया ये प्रोग्राम होगा कहाँ, ही बता दो कि जी वहाँ प्राइमरी स्कूल है उसमें आप देख लो। तो प्राइमरी स्कूल में इकट्ठे होते गए और आयोजक कार्य को अता पता नहीं तब तक। अब वहाँ पर एक गांव की दुकान थी, कच्चा चाय पीते रहे, वो आया। जब दिन छिपा तो वो आया शाम के टाइम। हाँ, आप लोग सुबह पहुंच गए। आते आते कभी गुस्सा हो रहे थे, या तुमने हमें बुला लिया, ये वो है, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। तो अगर तुम घर से खा के नहीं आए क्या? अच्छा, ये आयोजक कवियों से बोल रहा है। तुम खाना खा के नहीं आए थे, ऐसे चले आए क्या? तो कभी बोले क्यों भाई, हम सुबह से चले आए, हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए? और ये क्या मतलब होता है कि ठीक है खाना खिला दूंगा और थोड़ा पहले प्रोग्राम होंगे तो फिर एक एक करके खाना खिला देंगे हम। अब कार्यक्रम शुरू हुआ तो श्रोता भी उसने श्रोताओं के इंतजाम, न कुर्सी न फर्श, वैसे श्रोता गांव के जैसे मदारी होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, खड़े रहते हैं लोग, ऐसे वहां पर श्रोता आए। श्रोता जब आए तो वहाँ मंच पर माइक मंच क्या बनाया उसने, 8 कवियों का मंच, उसमें 6 कवियों की बैठने की जगह, केवल 7वां कवि कहाँ बैठे, 8वां कहाँ बैठे, और उसमें भी एक कुर्सी पर और जो है पंत जी की तस्वीर लगा के रख ली। हाँ, तो कवि जो है बैठे, मतलब खिसक भैया मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। तो वो पीछे खिसकते खिसकते तख्तों का मंच था, तो वो जिस कुर्सी पे पंत जी थे वो तस्वीर जो है वहां से लुढ़क गई। अच्छा, तो वो लुढ़क गई, उन्हीं के सम्मान में ये कवि सम्मेलन हो रहा था। हाँ, मंच इतना छोटा था, कवि की क्या गलती है इसमें? तो वो एकदम भाग के आया, तूने मेरे पंत जी को गिरा दिया और आज ही इस तस्वीर को मढ़ा के लाया हूँ, 60 रुपए में मढ़ेगा, तू 60 रुपए निकाल पहले। अच्छा, ये कवि से आयोजक बोला? हाँ, पहले 60 रुपए दे। क्या कहानी सर, क्या कहानी? तू 60 रुपए दे, मेरे पंत जी की तस्वीर का शीशा तोड़ दिया तूने। हाँ। तो बोले मेरी क्या गलती है? कि गलती हो या ना हो, के खिसकने से मेरी तस्वीर टूटी है और 60 रुपए दे। वहां पर लोग हंसे हैं, कुछ ये करें वो करें, मतलब बहुत देर तक ये हुआ। खैर वो जो है पंत जी को माला पहनाई और कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम शुरू हुआ और पढ़ते 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 कभी परेशान हो गए थे, बोले ऐसा जल्दी खत्म करो कार्यक्रम को। खत्म कर दिया तो बोले कि भैया तेरा प्रोग्राम हो गया, अब तू हमारा पैसा 500 रुपये का हमें दे। तो बोला क्या मतलब, पैसे लोगे मुझसे तुम? अच्छा। हमारे पंत जी ने तो कभी भी कोई पैसा नहीं लिया, हमारे पंत जी तो भूखा सम्मेलन करते थे, उन्होंने आज तक पैसा नहीं मांगा। तुम क्या कवि हो, तुम हमसे पैसे मांग रहे हो? ये आयोजक बोल रहे हैं। हाँ, तो पहले ये तय नहीं हो पाता था कि किसको कितना पेमेंट उस समय तो बड़ी गर्व था कि हम कब सम्मेलन में जा रहे हैं। हाँ। और न पैसा इतना तय होता था कि टाइम महीनों लग जाते हैं चिट्ठी आने जाने में। हाँ। तो कभी तो सोचता है कि कम देगा, ज्यादा देगा, देगा तो सही तो देगा। हाँ। अब ये कहता है कि तुम कवि नहीं हो, तुम कवि होकर के पैसे मांगते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब वहां पर कुछ श्रोता भी रह गए थे, वो हंसे। तो हमारे कवि थे जो मामा हाथरसी हैं, तो वो बोले कि नहीं भाई पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। हाँ, उसने गुस्से में अपना कुर्ता फाड़ दिया। अब कवियों से बहान कर बोले चूस लो, मेरा खून चूस लो, चूस लो। आयोजक ऐसे बोल रहा है। आयोजक लो मेरा खून चूस लो तुम। मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो बड़ी तो बोला नहीं आपने कि वो बुलाया क्यों? अब जो कवि थे तो वो कवि, लेकिन उन कवियों की स्थिति ज्यादा खराब थी जो एक ही तरफ का किराया लेके चले थे घर से। अब वो कैसे लौटेंगे? अब एक कवि और आया सामने, बोला पैसे लेके मानेंगे, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो उसने फिर कुर्ता में दूसरा राजा कुर्ता फेंके वाला जमीन में डाल दिया। बोला लाओ नली लगाओ, मेरे शरीर में नली लगाओ और चूसो मेरे खून को सभी कवि मिल करके। इन महापुरुष का नाम क्या है सर? ये कौन महापुरुष है? आप नाम बता सकते हैं क्या इनका? अब वो थे उस समय, पता नहीं ऐसा था कुछ, मधुसूदन शर्मा नाम के कुछ ऐसे थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने कुर्ता फेंक दिया? फाड़ के फेंक दिया। अब जो मामा हाथ रसी उस फटे हुए कुर्ते को लेकर के उसकी जेब तलाशने लगा।
तो उसमें निकले 80 रुपए। अरे वाह। हाँ, अब वो उस टाइम 80 रुपए हाँ, बहुत उसने देखा ये कभी जो है मेरे कुर्ते को उठा के जेब के पैसे निकाल रहा है, तो मुझे चिल्ला बोला, देख तू अकेला मत ले लेना, अकेला मत ले लेना, सबको तू ऐसे 10-10 रुपए बांट दे, सबको 10-10 रुपए बांट दे। अब जो है वो मामा हाथ से कुर्ते को वही पटक के 80 रुपए लेके भागा वहां से। अब वो चिल्ला रहा है सबको बांट दे, लेकिन नहीं। अब वो जो मामा हाथ से जो था वो सड़क के पास में कब सम्मेलन हो रहा था, वहाँ रिक्शे वाले 1-2 खड़े थे, वो भी कभी सम्मेलन सुन रहे थे। तो वो तुरंत रिक्शे वाले से बोला कि बस अड्डे चल जल्दी, बस अड्डे चली 80 रुपए लेकर के बस अड्डे में वो जल्दी के चक्कर में सारे कवियों को छोड़ के भाग गया। वो रिक्शे वाला था, वो पी हुए धोते था। अच्छा। तो उसने बिठा करके जल्दी चला, तो डिवाइडर में रिक्शा दे मारा और वो मामा हाथ से नीचे गिरे और उनके 2 दांत टूट गए। सही बात है, सही बात। मामा हाथ से अभी है वही गिर गया। हाँ, और उनके 2 दांत टूट गए और रिक्शे वाला औंधा पड़ा और सब कहीं वहां भाग के पहुंचे और वो भी पहुंचा। आयोजक ने कुछ नहीं दिखा, सबसे पहले उसके हाथ में से और 80 रुपए छिनाए 80 रुपए और 10 रुपए फेंके था, लो फलाने 10-10 रुपए फेंकता गया और वहाँ गांव की भीड़ हो रही। तो मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य देखा, ऐसा कम से कम पहली बार देखा। ये तो वाकई में बड़ी रोचक कहानी है, बहुत रोचक कहानी। मतलब ऐसा फिर कभी नहीं हुआ ना? हुआ, लेकिन दूसरे टाइप का हुआ। हाँ। बहुत बढ़िया सर। सर मजा आया आज आपके साथ बात सुन के। आपने रोचक बताई, गंभीर कहानी बताई, हास्य से संबंधित बताई, अपने जीवन से संबंधित कुछ चीजें बताई आपने और अपने जीवनी सफर बताया। हम तो कह रहे हैं कि आपका ये सफर ऐसे ही चलता रहे और हम हमेशा आप ऐसे इंटरटेन करते रहे। लेकिन इसके अलावा हम सब अपने इस शो में थोड़े से कुछ रैपिड फायर वाले सवाल रखते हैं जिनका हम जल्दी में आपको जवाब देना है। तो मैं आपसे वो सवाल कर लेता हूँ सर। कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। चाय या कॉफी? दोनों पसंद करते हैं? हाँ जी। अगर किसी एक को चूज करना हो तो कोई एक चीज इनमें से? गर्मियों में चाय, हाँ, और सर्दियों में कॉफी। अच्छा, गर्मियों में चाय। जलेबी या लड्डू? लड्डू, वो भी मोतीचूर के लड्डू। अच्छा, लड्डू। अरे वाह वाह, वही बात जो जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। मोतीचूर के लड्डू आपके फेवरेट है। गर्मी की दोपहर या सर्दी की रात क्या पसंद है? सर्दी की रात। अरे वाह, सर्दी की रात की तो बात ही अलग है। सर्दी की रात और अपनों के साथ। माइक के साथ कविता या बिना माइक के जोरदार आवाज से? माइक के साथ। माइक के साथ। माइक का ही जमाना, अब तो माइक का ही दौर है। वैसे तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी बिना माइक के, तो शुरुआती दिनों में। हाँ, उस समय माइक बहुत कम मिलती थी, गाँव में तो मिलते ही नहीं थे। और उस समय कवियों में ताकत भी होती और आधा किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी। अच्छा, आज के टाइम से आप मोबाइल में नोट्स लिखना या डायरी में कलम से? कविता कैसे लिखते? मैं तो अभी डायरी में कलम से लिखता हूँ, क्योंकि वो डिलीट हो जाता है मोबाइल में। डिलीट हो, कभी मोबाइल निकालेगा और जल्दी में उसकी उंगली डिलीट में रख जाती है, अब क्या पढ़े। अच्छा, मंच पर सबसे मजेदार साथी कवि? मैं खुद स्वयं। अच्छा। अपना खुद मित्र हूँ मैं, सबरस गोस्वामी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली कविता किस पर लिखी थी, प्यार या पड़ोसी की भैंस? पड़ोसी की भैंस पर। आपकी भैंस पर एक कविता मैंने सुनी है, बहुत वायरल कविता है। देखिए, जानवर है तो क्या हुआ, होते तो वफादार हैं। अच्छा सर, मंच पर हंसी रोकना कठिन है या रोना रोकना? हंसी रोकना कठिन है, मंच पर क्या कहीं भी। कविता के बीच दर्शक का कमेंट मजेदार या डिस्टर्बिंग है? ये डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब करता है कविता को। मजेदार नहीं है। नहीं। कविता याद रखने का राज क्या है, दिमाग, कागज या भगवान? सीधी बात है, दिमाग से अच्छा कोई नहीं होता। कुछ लोग भगवान भरोसे भी रहते होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन दिमाग है ही नहीं तो कितना भी भगवान के भरोसे रहो। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करोगे? पहली बात है, मेरा सौभाग्य है। हाँ। और बन लिया। हाँ। तो देश के सारे कलाकारों और कवियों का मासिक भत्ता बनवा दूंगा सबसे। अच्छा, आप कलाकारों को लिए लेकर के बड़े चिंतित? बिल्कुल, क्योंकि कलाकार नौकरी तो करते नहीं है, तो हमें चाहिए। तो पैसा तो उनको मिलता ही है ना, कार्यक्रम करते हैं, मंच करते हैं। लाख रुपए तो नहीं मिलते। चलो, अगर माइक बंद हो जाए तो पहला रिएक्शन क्या होगा चलते कार्यक्रम में? चुप से अपनी जगह पे बैठ जाना। अच्छा, वो साउंड इंजीनियर को कुछ नहीं कहोगे, है ना? सुनेंगे नहीं, कहेंगे। ठीक है। सोशल मीडिया पर फेवरेट रिएक्शन क्या आपका, लाइक, कमेंट या मीम? कमेंट। उसमें समझ में आ जाता है कुछ के सामने वाला क्या बोल रहा है। शादी में कविता सुनाना हाँ या ना?
पूर्ण रूप से ना। अच्छा, हाँ अगर शादी में कोई कवि सम्मेलन हो तो शादी में कवि सम्मेलन नहीं होता ना सर? होते हैं, होते हैं। लेकिन सुनता कौन है? हाँ। वहाँ लोग खाने पीने आते हैं तो मेरी कविता सुनने आते हैं, तो कविता सुनाओ, वो खड़े खड़े खाना खाते रहेंगे, तो तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, कविता में ज्यादा ताकत शब्दों में या ठाकों में? शब्दों में होती है। शब्दों में। 4 शब्दों में शबरस मुरसानी। सब रस ही जीवन है, पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा अच्छा। मंच पर अब तक का सबसे अजीब गिफ्ट? महामूर्ख सम्मेलन में उल्लू की बहुत बड़ी शील्ड जो मुझे गिफ्ट की थी वो है। अरे वाह। ये आपको एक ही बार मिली या फिर कभी दोबारा भी मिली थी उल्लू की शील्ड? दूसरी बार मुझे मिली थी उसकी गधे की। अच्छा ये अजीब गिफ्ट हुआ आपके? वो ये बनारस से होते हैं, बनारस में कार्यक्रम भी ऐसे होते हैं। हाँ। गधा सम्मेलन, उल्लू महोत्सव, तो हाँ। उनमें ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं। एक मैंने सुना एक बहुत महान साहित्यकार थे जो पूरे देश में घूम घूम कर गधा सम्मेलन कराते थे, कोई हैं शायद? मैंने कभी किसी चर्चा में आपसे नाम सुना था। हाँ वो हमारे कई हैं, इसमें कई बनारस तो कई हैं, चकाचौंध बनारसी, सांड बनारसी, और तुम्हारे गधा सम्मेलन के नाम से ही कवि सम्मेलन कराते थे। हाँ हाँ, बनारस में तो जो फर्स्ट अप्रैल आता है तो जगह जगह होते हैं, उसमें सांड बनारसी कराते हैं। दिवस तो है। हाँ, चकाचौंध ज्ञानपुरी कराते हैं, और तुम्हारे हमारे ये दमदार बनारसी हैं, ये भी करवाते हैं। और उस समय ऐसे ही होते हैं, मूर्ख सम्मेलन, उल्लू महोत्सव, तो उसमें ऐसी गिफ्ट देते हैं। फिर अगर हंसी एक डिश होती तो उसमें कौन सा मसाला डालते? उसमें फिर मैं डालता इश्क का मसाला। अरे वाह वाह, हंसी और इश्क दोनों का मिश्रण एक अलग ही फूड बन जाता। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे रैपिड फायर के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत मजा आया सर आपके साथ, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारे दर्शकों के लिए कविता पढ़ करके जाएं। कोई अच्छी सी कविता सुना दीजिए। अच्छी सी कविता हंस की सुनाता हूँ, कविता सब अच्छी होती है। हाँ, सब कविताएं अच्छी होती है आपकी। एक कविता मनोरंजन के लिए सुना रहा हूँ कि एक नेता के ऊपर। नेता आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे लग रहा है। नेता कईयों कच्चा मसाला होता है। और मेरे यहाँ फैक्ट्री है हास्यरस की, और कच्चा मसाला जो है नेताजी का आपकी फैक्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ। और फिर उन नेता जो देशभक्त नहीं है, जो घोटाले करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ठगते हैं देश को, सिर्फ ऐसे नेताओं पर मैं हंसी मजाक लिखता हूँ। सुनाइए सर, सुनाइए। तो एक गांव में और एक ऐसा ही नेता जो चंदा इकट्ठा करता है और उत्पाती लोगों के साथ रहता है और पीता खाता है। तो नेता सब तरह के होते हैं। नेता जेल में भी पड़े हुए आजकल, ऐसे ऐसे काम किए नेताओं ने। तो ऐसे नेताओं का मैं मनोरंजन करूं ऐसे नेताओं के नाम से, और तो कोई बुरी बात नहीं है। तो एक गांव का आदमी जब उसके यहाँ नेता आता है तो उसकी जो स्थिति हुई वहां पर, उसको लेकर के मैंने ये लोकगीत लिखा है ब्रज भाषा में। सुने। कल नेता मेरे घर पे आयो, वो आदमी गीता सुना रहा है कि नेताजी से कितना परेशान हुआ मैं। अरे कल नेता मेरे घर पे आयो। असल जी मुझे तो रोना आ रहा है ऐसे नेताओं पर, सच बताता हूँ। कल नेता मेरे घर पे आयो, वो तो दारू ढकार गयो, अरे रे 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 रे, वो तो दारू ढकार गयो, अरे रे 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 रे, कल नेता मेरे घर पे आयो। अच्छा, नेता अकेला नहीं आता है, चमचों की फौज आती है, चमचों की उत्पाती गुंडे टाइप के लोग। तो वो उसकी अगला जो बंद लिखा है मैंने, उसका भाव देखें। संग में 6-7 गुंडे लायो, ये चमचे। संग में 6-7 गुंडे लायो, एक गुंडे ने मुझ पे रौब जमायो, और एक गुंडे ने रौब जमायो, हाय रौब
रौब जमायो, एक गुंडे ने रौब जमायो, मेरे कुर्ता को फाड़ गयो फरे रे 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 रे, ओ मेरे कुर्ता को फाड़ गयो फरे रे 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 रे, कल नेता मेरे घर पे आयो। और असलम जी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ऐसे नेताओं से बच के रहना। यदि ऐसा नेता कोई आपसे हाथ मिलाता है तो तुरंत अपने हाथ की उंगलियों को पूरा ले लें, उंगली को बचा के रखें। पता नहीं नेता उंगलियों को तोड़ ले जाता है, चुरा ले जाता है। उस स्थिति में मैं एक इसका मेरा अगला बंद है। अरे पहले सबने खानो खायो, पहले सबने खानो खायो, और फिर चंदा को नंबर आयो। असली उद्देश्य नेता का ये है, पहले सबने खानो खायो, फिर चंदा को नंबर आयो, अरे फिर चंदा को नंबर आयो, नंबर आयो, फिर चंदा को नंबर आयो, मोई जिंदोई मार गयो अरे रे 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 रे, हो मोई जिंदोई मार गयो अरे रे 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 रे, कल नेता मेरे घर पे आयो, दारू डकार गयो अरे रे 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 रे, दारू डकार गयो अरे रे 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 रे, कल नेता मेरे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेता की खुद की दयनीय स्थिति थी, सामने वाले की कर गए। कहीं ऐसा तो भगवान बचाए ऐसे नेता। आपके घर तो नहीं आए थे वो नेता? मैं तो पुलवामा में रहता हूँ, और कोई फोन करके कहता भी है तो मैं सोच रहा हूँ कौन से नेताजी हैं तो मेरे को अच्छे लगते हैं तो कहता हूँ मैं घर पे हूँ, और जो स्टाफ के होते हैं तो कहता हूँ तो बाहर कभी सब मिलन में हूँ, प्लीज माफ कर दो। बच निकलते हो आप। आप चंदा नहीं दे पाते हैं? नहीं, चंदा ले जाओ, अच्छे कामों में ले जाना चंदा। और ऐसा जो कोई चंदा मांगने आएगा तो मैं कह दूंगा ले जा 2 बाल्टी पानी ले जा, जिस किसी को प्यास बुझा देना, और लेकिन बाल्टी को जो है तुरंत किसी के हाथों में यहाँ भेज देना। अब 10 किलोमीटर से बाल्टी मेरे घर लौटाने आएगा तो उसका 200-250 रुपये तो पेट्रोल हो जाएगा। सही सर, सही। आप पास बचने के सारे उपाय हैं। कुछ सवाल छूट गए थे जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। फेवरेट कवित्री कौन सी है? हमारे फेवरेट कवित्रियों में हालांकि कोई बुरा नहीं लिखती है, सब अच्छा ही लिखती हैं, और सब कोई ना कोई किसी की फेवरेट होती है ही। हमारे में सबसे पहले हम लेते हैं सरिता शर्मा, दिल्ली से। बहुत अच्छी गीत लिखती हैं, मुझे पसंद आते हैं। किसी को आज सबको आते हैं लेकिन मुझे विशेष पसंद आते हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। सरिता शर्मा जी मंच की हैं अपने साथ में सैकड़ों। अच्छा, अभी आने वाले समय में आपके अगले कार्यक्रम कहाँ हैं? लोग अगर आपको देखना चाहें असलम जी, मेरे कार्यक्रम असलम जी बहुत हैं। अभी मेरा जो है 15 अगस्त को मथुरा में है, और तुम्हारा 18 अगस्त को मेरा आगरा बाहा में है, और मेरा 31 अगस्त को कामा राजस्थान में है, और मेरा 26 को जयपुर राजस्थान में है, और अभी एक अलीगढ़ में है। इस महीने की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये अगस्त में आपके आने वाले कार्यक्रम है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं श्री शबरस मुरसानी जी को, देश के महान और हास्य के विशेषज्ञ कवि हैं, और आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। आपने एक दो कविताएं भी सुनी हैं, और अगर आप शबरस मुरसानी जी को आने वाले कुछ कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो अभी आपको बताया है, आप लाइव सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप शबरस मुरसानी जी को मंच पर सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और बाकी आप यूट्यूब पे तो सुनते ही रहते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सर की बहुत सारी वायरल कविताएं हैं, और मिलियनों व्यूज आते हैं बहुत सारी कविताओं पे। तो अभी आपको मौका मिल रहा है कि आप शबरस जी को जो अभी जैसे कि अभी बताया आने वाले कुछ कार्यक्रम हैं, लाइव वहां जा करके सुनिएगा, और अपने आप को हंसी के ठहाकों के बीच में एंजॉय करिएगा। अगले एपिसोड में हम किसी और एक महान हास्य कवि को लेकर के आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप उस कवि को भी अपना ऐसे ही प्यार जारी रखेंगे। अभी के लिए आपको धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहें तो? बहुत अच्छे दर्शक हैं। दर्शक तो किसी कार्यक्रम की जान होते हैं ना, दर्शक नहीं तो कार्यक्रम बेकार होता है। सही बात है। तो
हमारे जितने भी आज के दर्शकों ने हमें देखा और आगे देखेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उन सबको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। जय हो, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपसे हम फिर मिलते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।